तो शहबाज शरीफ के घुटने टेकने की ये रिपोर्ट आपने देखी और आज उसी पर चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हुसैन जावेद साहब पाकिस्तानी पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और हुसैन जावेद साहब, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत। क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल ऐसी हो गई है चीजें, कहावत बिल्कुल इस पर एक सटीक बैठती है कि अंधे के हाथ में बटेर दे देना या फिर खजाने की रखवाली चोर के हाथ में सौंप देना? तो चित्रा जी, आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और सोडी साहब को भी सलाम। बात यह कि हमें ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम इंडियंस नहीं हैं कि जी आपने दूध की रखवाली के ऊपर चोर बिठा दिया या आपने अंधे के हाथ में इस तरह बटेर दे दिया। हम तो नहीं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें खुशी है कि हमारी कौम का एक बेटा है आसिम मुनीर, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई जो बहुत अच्छे से वो निभा भी रहा है। तो हम बिल्कुल इसमें खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2025 में आसिम मुनीर ने यह साबित किया कि हमारा जो डिफेंस है वो इनविंसिबल है और वक्त के साथ मजीद इनविंसिबल होता जाएगा। बाकी आपकी बात के शायद इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में कुछ खटपट चल रही है, ऐसा ना हो जाए कोई तख्ता पलट हो जाए, हुकूमत पीछे हट रही है, आर्मी आगे आ रही है। तो जो कुछ हुआ है, जिस असूल के तहत आसिम मुनीर CDF बने, जिस असूल के तहत उनको फील्ड मार्शल बनाया गया, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल तलपट कर दिया गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास की है और पार्लियामेंट अपनी जगह काम कर रही है। तो आसिम मुनीर वही कुछ कर रहे हैं जो फौज के हवाले से है, इसलिए वो फौज के सरबराह भी है। तो उनको कोई ऐसा काम उनके पास नहीं जिससे आप सियासत का पहलू निकाले। तो इसमें ये इस तरह की बात करना कि बड़ी परेशानी हो गई है हमारे जो न्यूक्स है। अब देखिए, हमारे ही न्यूक्स है, अगर हमारी ही फौज के पास है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हर पाकिस्तानी के लिए ये खुशी की बात है। और आखिरी बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमारी आर्म फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है वो सदर को कहता है और PM की एडवाइस पे सदर अमल करता है। तो आज भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो CDF भी है वो PM के अंडर ही आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपकी बात पूरी हो गई। जरा सर एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती थी कि आमतौर पर जब किसी देश की यात्रा होती है तो प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन हमने हमेशा से देखा है कि प्रधानमंत्री साथ में आसिम मुनीर को ले ना जाए, लेकिन आसिम मुनीर जरूर प्रधानमंत्री को अपने साथ ले जाते हैं। ये तस्वीरें हमने व्हाइट हाउस में भी देखी है। अब जरा ये बताइए आप कि आप कह रहे हैं कि भाई पूरी संवैधानिक प्रक्रिया थी, सारी चीजें हो गई, लेकिन अमेरिका जिसकी बदौलत आपकी आवाम आज खा पी रही है, जिसकी बदौलत उनको खाना मिल रहा है 2 वक्त का, उनके साथ आप कैसे गद्दारी कर सकते हैं? अमेरिका खुद इस पर सवाल उठा रहा है और अमेरिका खुद कह रहे हैं कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। आसिम मुनीर के हाथ में इस तरीके की पावर देना मतलब आने वाले समय में खतरे की घंटी है। ये तो देखिए, अमेरिका एक बहुत ही बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, सब जानते हैं। वहां पे दर्जनों थिंक टैंक्स काम करते हैं, कई इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स आती हैं। कुछ रिपोर्ट किसी एक मुल्क के हक में होती है, कुछ रिपोर्ट किसी एक मुल्क के खिलाफ होती है। लेकिन हम समझते हैं अमेरिका में जो ताकत का असल मरकज है वो उनका प्रेसिडेंट होता है, जो उनका प्रेसिडेंट का ओहदा है। और ट्रंप साहब के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ जितने अच्छे जा रहे हैं, ट्रंप साहब तो अक्सर एक्स पे भी एक्टिव होते हैं। आपने कोई उनका ऐसा बयान सुना? आपने स्टेट डिपार्टमेंट का कोई ऐसा बयान सुना? आपने पेंटागन का कोई ऐसा बयान सुना? अगर इन तीनों का बयान नहीं है ना, तो बाकी आप छोड़ दीजिए। वो आजाद मुल्क है, हर बंदे को अपनी राय का इजहार, उसका हक हासिल है। ट्रंप साहब पाकिस्तान के साथ। सोडी साहब के पास आती हूँ। सोडी साहब, अब आपको भी पता है कि आसिम मुनीर क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, और उसके बाद खुद को मतलब शहबाज शरीफ ने ऐसे घुटने टेके कि भैया अब तो हो गया, जो भी है करता धरता आसिम मुनीर। परमाणु शक्तियां भी अब मुनीर के अंडर में आ गई हैं, अदालतें कुछ करने को, कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब इस तरीके की तानाशाही, जो कि पाकिस्तान छोटे छोटे मुद्दे पर पूरी दुनिया में जाकर ह्यूमन राइट्स का जो लंबरदार बना फिरता था, वहां पर अब इस तरीके की तानाशाही भी आ गई है सर। और इसको लेकर खतरे की घंटी न सिर्फ भारत इस पर चिंताजनक स्थिति में है, बल्कि पूरे दुनिया में भी अमेरिका पर इस पर सवाल उठा रहा है। जय हिंद सुचित्रा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ 2 हफ्ते पहले मैंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था पाकिस्तान 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फाइनल स्टेप फॉर 2 फ्रंट वॉर ऑन इंडिया, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ सारी चीजें बताई हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना यह आखिरी कदम है चीन और पाकिस्तान के बीच भारत पे 2 फ्रंट वॉर करने का। और इसके लिए मैं 2 मिनट चाहूंगा आपसे दर्शकों को समझाने के लिए। 14 मार्च 2013 जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने पहली बारी, उन्होंने फैसला किया कि अब चीन के पास बेशुमार पैसा है
और अब समय आ गया है चीन के सैनिक लक्ष्य पूरे करने का। उन्हें पता था कि जो उनका आयु काल है, जीवन काल है, उसमें वो 3 जंग कर सकते हैं, ताइवान के लिए, स्पार्टले आइलैंड्स के लिए और भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए। लेकिन उन्हें जो एक चीज खा रही थी वो ये थी कि अगर वो ताइवान पे या स्पार्टले आइलैंड पे जंग करते हैं तो अगर मलक्का डिलेमा, मलक्का स्ट्रेट पे अमेरिकी नौसेना या भारतीय नौसेना ब्लॉकेड कर देती है तो चीन का तेल पानी सब बंद हो जाएगा। इसलिए शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जो कि मलक्का डिलेमा का एक ऑल्टरनेटिव है। अब जब ये बड़ा फैसला हो गया और इस पे पूरे जोरों शोर से काम शुरू हो गया, तो शी जिनपिंग को दूसरी चिंता थी कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा शख्स होगा जो मदद करेगा चीन के साथ 2 फ्रंट वॉर करने की, या जब ताइवान पे हमला होगा। कोई शी जिनपिंग को ऐसा पाकिस्तान में शख्सियत नहीं मिल रहा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में शी जिनपिंग को वो शख्सियत के रूप में असीम मुनीर दिखा। सुचित्रा जी, 7 मई 2025 को जब हमने सुबेरे 1:05 पे भारत समय पे हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके कुछ घंटे बाद 3:30 बजे सुबेरे पाकिस्तान समय पे चीन के दूत पाकिस्तान में शियांग जियाओडिंग को पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में बुलाया गया और वहां पे उनकी ब्रीफिंग हुई। और अगले 4 दिन जब तक ऑपरेशन सिंदूर चला, चीन के दूत कई बारी पाकिस्तानी सेना मुख्यालय गए और उनकी कई बार ब्रीफिंग हुई, और जो ब्रीफिंग होती थी वो वापस चीन को सूचित करते थे डिप्लोमेटिक केबल्स के थ्रू, और शी जिनपिंग को ब्रीफ किया जाता था। सिंदूर के बाद शी जिनपिंग ने फैसला लिया कि जो शख्सियत पाकिस्तान से उसकी मदद करेगा इन युद्धों के लिए वो होगा असीम मुनीर। और उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ गति पे असीम मुनीर को पहले फील्ड मार्शल बनाया गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया। जब तक वो जीवित रहेगा वो इस कुर्सी पे रहेगा। ये चीज शी जिनपिंग ने क्लियर कर दी कि असीम मुनीर ही चीन की मदद करेगा इन युद्धों में। तो ये जो कदम है, ये बहुत बड़ा कदम है जिसके सैनिक लक्ष्य है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और चिंताजनक स्थिति भी इसीलिए है क्योंकि असीम मुनीर, जो कि ठीक है, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरीके की अभी वो खुशी है, जो ये दिखावटी खुशी है, क्योंकि सर कुछ बोल भी नहीं सकते ना, कल को कोई दुर्घटना हो जाए उसके लिए सेफ साइड भी तो खेलना है। क्यों जावेद हुसैन साहब? जी देखें, सच तो बोल सकते हैं बिल्कुल। मुझे आज तक कभी किसी का फोन नहीं आया कि आपने ये बात इंडियन टीवी पे क्यों कह दी, या आप इंडियन टीवी पे ये बात करें। जो कंटेंट होता है मेरा अपना होता है, उसको मैं बिल्कुल अपने मन और अपनी मर्जी के साथ कहता हूँ। सोडी साहब ने जो कहा मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं हमेशा उनके साथ टॉक शो में जब भी वो होते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि रिसर्च उनकी बहुत ज्यादा गहरी होती है। और ये बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान चाइना के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम है। और खासकर मैं इसमें ये कहूंगा कि ये जो पिछले आखिरी 4 साल गुजरे हैं, इसमें चाइना ने हमारी बड़ी हेल्प की है और हमें बहुत अच्छा गाइड किया है मल्टी डोमेन वॉरफेयर के हवाले से। और यही वजह है कि चाइना की सैटेलाइट उसमें हमें बहुत ज्यादा ताउन भी मिला। और यही बात है कि जब आप आज रूस के साथ अपना एक सौदा करने जा रहे हैं, SU-57 का जो हो सकता है कि हो जाए, तो हम भी चाइना के साथ J-35 का सौदा करना जा रहे हैं, बल्कि वो हो भी चुका है। और शायद इंडिया से पहले पाकिस्तान में 5th जनरेशन जेट आ भी जाए, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना पाकिस्तान का अभी तो ये एक स्टार्ट है। अभी आप देखिएगा कि इन फ्यूचर भी जो हमारी खासकर डिफेंस के शोबे में कॉपरेशन है, ये बहुत आगे जाएगी। और आसिम मुनीर साहब, अगेन वही बात है कि सिर्फ शी जिनपिंग की बात नहीं है इसमें, तो सोडी साहब भी जानते हैं कि सदर ट्रंप भी ये कह चुके एक बार नहीं कई बार कि वेयर इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि चाहे मिडिल ईस्ट का मसला हो, ईरान का मसला हो, अफगानिस्तान का मसला हो, वो आसिम मुनीर साहब से सलाह भी लेते हैं। तो बिल्कुल उनकी एक ग्लोबल स्टैंडिंग है जो पूरी दुनिया देख रही। जाहिर बात है हुसैन साहब और सोडी साहब, जरा समझिए कि चाइना और अमेरिका के सामने पाकिस्तान खुद को गिरवी रखने के बाद किस तरीके से अब पूरे जो है ये जो रायता अब फैला हुआ है पाकिस्तान में, उसको समेटने का काम कर रहे हैं। सोडी साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की पटकनी पाकिस्तान को मिली, उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो गई थी कि अब तीनों फील्ड मार्शल बना दिया गया, फील्ड मार्शल बना दिया बिना किसी उपलब्धि के। अब शहबाज सरकार इस तरीके से घुटने टेकेगी
मुनीर के सामने और खुद को सीडीएस भी बना दिया गया है। अब आने वाले समय में हमें क्या स्थिति देखने को मिलेगी? हालांकि ये कहावत तो अब पूरी दुनिया जानती है कि पहले तो भाई देश के पास सेना हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास अपनी एक देश भी है, आर्मी के पास। अब आने वाले समय में अगर हम थोड़ी सी दूरदर्शी निगाहों से देखना चाहें तो इस फैसले का, इस सीडीएस बनने के बाद से दुनिया पर और पाकिस्तान पर क्या असर देखने को मिलेगा? तो चित्रा जी, जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को भारत ने पिछले 5 सैनिक मुठभेड़ में हराया है और आखिरी था सिंदूर। अगले 100 साल में 10 और सैनिक मुठभेड़ भी होंगे। भारत हमेशा पाकिस्तान को सैनिक मुठभेड़ में हराएगा। पाकिस्तान को पता है कि 1971 में जब उसके 2 हिस्से हुए थे और उसके बाद से जो उसकी पॉलिसी में चेंज आया, जो मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नीचे मैं कई बार आपके चैनल पे बोल भी चुका हूं, उस मुल्तान कॉन्फ्रेंस का एक अहम हिस्सा था कि जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले समय में जंग करना। लेकिन वो उससे कई सफलता मिल नहीं रही थी क्योंकि सैनिक तौर पे भारत पाकिस्तान से बहुत आगे था। लेकिन जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, उसके बाद से जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ने लग गई, पाकिस्तान को एहसास होने लग गया कि मुल्तान कॉन्फ्रेंस का जो वो डिसीजन था कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए युद्ध करेंगे, उन्हें वो निर्णय में कुछ प्रकाश दिखता हुआ लग गया, क्योंकि जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। तो आने वाले समय में अगले 5 साल तक कम से कम दक्षिण एशिया में तो शांति रहेगी, लेकिन 2030 के बाद कभी भी चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। उसके 3 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। पहला, चीन ने जो इसी साल 19 जुलाई को मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया, जो कि अरुणाचल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है, उसका जो कंप्लीशन डेट है वो है 2030। आज जब हम बात कर रहे हैं तो चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है चीन के 6 नौसैनिक डॉकयार्ड में। और इसी साल 19 अगस्त को चीन ने जिंगजियांग और तिब्बत रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जिसका निर्माण 2030 में खत्म होगा। जैसे ये तीनों बिंदु का काम 2030 में खत्म हो जाएगा, उसके बाद कभी भी चीन पाकिस्तान मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। और जिस तरह से ये पहलगाम का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया, और उसके बाद और उसके पहले भी हमने देखा कि चीन ने लगातार पाकिस्तान को अपने हथियार दिए। आज की तारीख में 81% पाकिस्तानी हथियार चीन से आता है, जो कि सिर्फ 9% था 2001 में। और उसके बाद हमने देखा कैसे कैसे आतंकवादी हमले हुए, किस तरह से मुठभेड़ हुई, हम सारी तरह जानते हैं। तो अगले 5 साल में पाकिस्तान एक ऐसा बड़ा आतंकवादी हमला फिर भारत पे करेगा, जिसमें चीन अपने आधुनिक हथियार को टेस्ट करेगा। हमें याद होगा सुचित्रा जी, इसी साल 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने बयान दिया, ऑपरेशन सिंदूर में चीन पाकिस्तान को सिर्फ रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, बल्कि अपने हथियारों का वहां पे लाइव टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रहा था। तो ये जो मसला है, इसके ज्यादा इंप्लीकेशंस 5 साल के बाद आएंगे, जब ये दोनों देश मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। जाहिर बात है सोडी साहब, ये तो अब जग जाहिर भी है कि ऐसे ही भीख मांग के तो पाकिस्तान मैदान में उतरता है, लेकिन फिर मुक्की खानी पड़ जाती है पाकिस्तान को, और उसके बाद फिर एआई वीडियो जनरेट किया जाता है कि भैया हमने तो राफेल गिरा दिया और हमने ये गिरा दिया। जावेद साहब, अगर ये संशोधन इतना अच्छा था, इतना सटीक था, तो फिर रातों रात क्यों ये किया गया? क्यों इसको रातों रात किया गया? पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो अब पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता क्यों जाहिर की जा रही है? मान लेते हैं कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया, मुनीर को आपने सीडीएस बना दिया और पूरी पाकिस्तान की आवाम इस वक्त खुश होगी, लेकिन दुनिया में जो चिंता व्याप्त है, और आप जो अमेरिका से इस वक्त दुश्मनी मोल रहे हैं, आने वाले समय में अगर अमेरिका ने पैसे नहीं दिए तो आवाम तो आपकी भूखी मर जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका कोई हमसे दुश्मनी नहीं कर रहा। मैं तो आपको कह चुका हूं, हम तो अमेरिका में सीरियस लेते हैं उनके प्रेसिडेंट ट्रंप को, या कोई भी उनका प्रेसिडेंट हो, स्टेट डिपार्टमेंट को, पेंटागन को। उसके अलावा हर कोई अपनी बात कहने में आजाद है। तो ये तो एक ऐसी बात है। दूसरी बात है कि ये अमेंडमेंट इतनी जल्दी रातों रात क्यों हुई? तो ये अगर हमारी पार्लियामेंट इसमें ऑन बोर्ड है, पीएम ऑन बोर्ड है, इसमें हमारी पार्टीज ऑन बोर्ड है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? हम चाहे एक दिन में 10 करें या 5 साल में करें, वो हमारी अपनी जाती सवाबदीद है। हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट से लगा, हमने अमेंडमेंट कर दी।
और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही। आखिरी बात मैं कहूंगा, सोडी से आपने एक फिगर दिया 2030, और कुछ बातें मेरे जहन में भी बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि 2030 में उनके पास ऐसी रिसर्च है कि चाइना पाकिस्तान मिलके इंडिया के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो क्या अजीब बात है कि 2030 ही वो साल है जिसमें पाकिस्तान चाइना का सी पैक भी कंप्लीट होगा, और आसिम नसीर साहब भी दिसंबर 2030 तक जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहेंगे। तो मैं समझता हूँ 2030 की तो बहुत ज्यादा अहमियत हो चुकी है। बिल्कुल। अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़ी अहमियत हो गई है और हम किसी से दुश्मनी नहीं ले रहे हैं, मैं अब व्हाइट हाउस की तस्वीरें सब दुनिया ने देखी है, किस तरीके से शहबाज शरीफ पीछे पीछे डोनाल्ड ट्रंप के घूम रहे थे और घंटों इंतजार भी करना पड़ा था। अब क्या बताऊं सर, कितनी सारी आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स दूं। और हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पाकिस्तान के जो पत्रकार भी हमारे साथ बैठे वो सच्चाई से ऐसे ही पीछे भागते रहते हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त इतनी परेशान, पाकिस्तान की आवाम खुद परेशान है कि भाई आखिर मुल्ला मुनीर ने ऐसी क्या उपलब्धि ले ली कि उसको सीडीएस बना दिया गया, लेकिन क्या है उससे फर्क पड़ता है। सोडी साहब आपसे आखिरी कमेंट, क्योंकि अब 2030 के जिस दूरदर्शिता की हम बात कर रहे थे उसको लेकर, जब अब जावेद साहब कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने संभावनाएं जताई और आपने जो संभावनाएं जताई और इसमें चीन के इन्वॉल्वमेंट की बात की है, आखिरी कमेंट कि आने वाले समय में भारत को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए इन अपने दुश्मनों से बचाव के लिए। प्रचेता जी, भारत के पास 5 साल का समय अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति में और इजाफा करने का। मैंने 1 महीना पहले लेख भी लिखा है जिसका शीर्षक है टाइम फॉर द ग्रेट इंडियन लीप। जैसे हमारे देश का जो नेशनल एनिमल वो टाइगर है और टाइगर बहुत प्रसिद्ध होता है अपनी बड़ी छलांग के लिए, वैसे ही 5 साल में भारत को एक बड़ी छलांग मारनी होगी आर्थिक और सैनिक शक्ति में, क्योंकि जितनी हम अब तरक्की इन 2 फील्ड्स में करेंगे 5 साल में, यही हमें 5 साल बाद बहुत फायदा देगा। सोडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और समय का अभाव है इसलिए हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। जाहिर बात है सोडी साहब ने जिस तरीके से बताया कि आने वाले समय में हमें भारत को यानी कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा और सैन्य शक्तियों को बढ़ावा देना होगा ताकि हम अपने दुश्मनों से खुद का बचाव कर सके। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।